अधूरा है। अब आप कहोगे सर अगर कभी एग्जाम में फंस जाए, एडजस्टमेंट समझ ही ना आए तो क्या करें? तो उसका चीटिंग वैसे सिखानी नहीं चाहिए, है ना, मगर एग्जाम में और प्यार में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन एग्जाम एंड वॉर, लव एंड वॉर, बिजनेस, मतलब जो अपने हिसाब से ऐड कर दो, ठीक है। वो पर्ची बना के मत ले जाना, नहीं वहीं आगे हम मानना चालू कर देंगे। हाँ भाई, ठीक। तो पूर्ण रूप से उस एडजस्टमेंट को छोड़ दो, उससे क्या होगा? आपकी बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों सिनेरियो बता देता हूं। अगर आपने ये 16,000 रुपए को 16,000 छोड़ दिया होता तो क्या होता? आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए कम आता, है ना, प्रॉफिट 10,000 कम आता, और वही 10,000 कम प्रॉफिट यहां कैपिटल में आता। कैश का तब भी कोई इंपैक्ट नहीं था, है ना। अभी देखिए आपने क्या किया, यहां 10,000 प्रॉफिट कम किया और इधर आपने एसेट बढ़ाई, यही तो किया। अब ये 10,000 यहां से जो कम माइनस हुआ है तो आपका प्रॉफिट 10,000 बढ़ा, प्रॉफिट 10,000 बढ़ गया कि नहीं? अगर यहां पे मान लीजिए 50,000 रुपए होता, ठीक है, और आपने ये 10,000 माइनस नहीं किया होता तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आता? 34,000, है ना, 34,000 आता। तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल एक्स अमाउंट प्लस प्रॉफिट 34,000 कर रहे होते। अदर थिंग्स अज्यूम टू बी सेम, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैलीड है तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली होगी। मैं मान के चल रहा हूं बाकी चीजें हमने सही करी। मैं यहां बता रहा हूं कि अगर एडजस्टमेंट हम नहीं छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो यही तो आएगा 34, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब आप कर दोगे तो क्या होगा? 6,000 माइनस होगा। 6,000 का मतलब ये 44,000 जाएगा, है ना। तो ये अब मेरा जो प्रॉफिट 34 जा रहा था ये 44 जाएगा और यहां 10 जाएगा। बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई ना भाई। इसको इससे माइनस करोगे तो फिर 34 ही तो बचा, समझे बात, समझे भाई। हम ये जान, अब ये LHS, ये हमारी क्या है, ये LHS है, ये RHS है। तो अगर इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस 10,000 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो 34 बचेगा। इंपैक्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, होता नहीं है ऐसा, मगर बता रहा हूं मैथमेटिकली अगर समझनी हो, क्योंकि LHS RHS से बात जल्दी समझ में आ जाती है, समझ रहे? तो अगर कहीं किसी चीज में फंसो एग्जाम में तो उसके लिए क्या है, फिर पूरा छोड़ना। ये मत करना कि P&L में तो एडजस्टमेंट कर दिया और बैलेंस शीट में छोड़ दिया, या बैलेंस शीट में कर दिया और P&L में छोड़ दिया। करना तो पूरा करना, छोड़ना तो पूरा छोड़ना, ठीक है। ताकि टीचर को ये भ्रम बना रहे कि लड़के से गलती से छूट गया, आता तो है इसको, है ना, ठीक है ना। ऐसे छोड़ोगे तो वो नंबर खून 10 में काटेगा, इसने गलत कर रखा है। अगर टीचर को तुम यहां पे उल जलूल प्लस माइनस करोगे और यहां छोड़ दोगे तो वो कहेगा इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसने सब गोबर कर रखा है। और पूरा छोड़ दोगे, सही जगह पे 16,000 लिख दोगे तो कहेगा अच्छा चलो इसको इतना तो पता है कि कहाँ लिखना है, एडजस्टमेंट तो छोड़ दिया इसने, कोई बात नहीं, इसको ये तो पता है कि खर्चा खर्चे की जगह लिखा है। बात समझ रहे? तो टीचर को उतनी गुस्सा नहीं आएगी अगर एडजस्टमेंट छोड़ देते हो। फिर डिपेंड भी करता है टीचर किस मूड में बैठा है। चलो एक और दुखी करने वाला हमारा एडजस्टमेंट होता है, बड़ा ही तंग करता है वो, इस तार की तरह।
ठीक, ये सबसे ज्यादा दुखी करता है कि नहीं? तो इसको दुखी किया जाए, ये हमको दुखी करता है, हम लोग इसको दुखी करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में कैसे दिया होगा आपको, अब सिनेरियोज होंगे, ठीक है ना? अब इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग, गिवन और फ्रेश। मतलब सवाल में आपको पहले से बैड डेट दे रखा है, ठीक है, या फिर पहली बार बैड डेट हुई है, ट्रायल में दिया ही नहीं था। ट्रायल में ऑलरेडी अगर बैड डेट दे रखा है तो इसका क्या मतलब होता है, यहां समझने वाली बात है। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको ऐसे दिया हुआ है बैड डेट और डेटर्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस डेटर में से ये डेट ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो बैड डेट जाएगा P&L में और डेटर्स जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है? बैड डेट जाएगा P&L में और डेटर जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक? और कह देता है कि और बैड डेट हो गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट ऑफ ₹X अमाउंट, तो क्या करेंगे? तो हमको पता है ये बैड डेट कहां जाएगा, P&L में हमारा बैड डेट पड़ा हुआ है और बैलेंस शीट में हमारा डेटर है, ठीक है? अगर एग्जिस्टिंग गिवन है, फिर कहता है कि फर्दर बैड डेट हुई है, तो क्या करेंगे? ऐड एडिशनल बैड डेट, ठीक है, माइनस एडिशनल बैड डेट, ठीक है, पहली चीज, ठीक? अगर सवाल में ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे? क्या ट्रायल में सीधा सीधा लिख देंगे बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर और उसको डेटर से माइनस कर देंगे। क्लियर है कि अगर एग्जिस्टिंग दिया है और कहता है कि आगे बैड डेट और हो गई, तो जो एग्जिस्टिंग बैड डेट है उसमें बैड डेट को ऐड कर देंगे और टोटल बैड डेट्स बाहर लिख देंगे, ठीक? और जो एडिशनल बैड डेट हुई है उसको डेटर से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो बैड डेट है जो हमको 31 मार्च के बाद पता चली कि 31 मार्च के पहले हो गई थी, ठीक है? एडिशनल इंफॉर्मेशन वो अब जैसे इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक आप 90% देखते हो कि अच्छा, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का भी एक एडजस्टमेंट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के पहले अंदर दिया हुआ है तो कहां लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के अंदर दिया है तो कहां लिखोगे? जो एक ही जगह जा सकता है, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह नहीं जा सकता है। 2 जगह वही चीज जाती है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होती है। आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है, ट्रायल में बाहर दिया रहता है कि नहीं? अगर अंदर दिया होगा तो कहां लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? जो रख रहे हो या जो साल भर में कंज्यूम कर दे रहे हो या जो आगे ले जा रहे हो? आगे ले जा रहे हो ना, तो आगे ले जाने वाली चीजें कहां लिखी जाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। रोल ओवर स्टेटमेंट कौन सा है? तो कहां जाएगा? और अगर ट्रायल में बाहर दिया है तो ठीक, क्यों? क्योंकि तब वो एज एन एडजस्टमेंट जाएगा। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। चलो अभी इस पे बैड डेट पे रहते हैं। अब देखिए,
सेम चीज क्वेश्चन में आपको बैड डेट दे रखा है, डेटर दे रखा है, ठीक है। अब बैड डेट के साथ एक चीज और है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये क्या होता है? हमको पता है लोगों की आदतें, हमको लोगों की आदतें पता है कि वो लोग पैसा नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, साल के शुरुआत में ही मान लेते हैं कि 10% पैसा मेरा उधार का डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। 10% पैसा मेरा साल में उधार का डूबेगा ही डूबेगा। वो क्या होता है? प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि इतना पैसा मेरा डूबना ही है, ठीक। अब इसके अंदर भी देखिए दो सिनेरियो, एग्जिस्टिंग, गिवन और फ्रेश। मतलब अगर पहले से आपको प्रोविजन दे रखा है, पहले से दे रखा है, मिला, चेक हो गया, हो गया चेक कोई बात नहीं, ठीक। अगर पहले से दे रखा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट फर्दर। अब देखिए यहां पे लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि प्रोविजन दिक्कत क्यों करता है। यहां प्रोविजन दिक्कत करता है, सबसे ज्यादा दुखी करता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज बेस है, ठीक है। बोलेगा कि पहले से 10% प्रोविजन बनाते थे, अब हम चाहते हैं कि वो 5% हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? प्रोविजन बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। और अगर पहले 10% होता था और अब 15% हो रहा है, तो बढ़ाने वाला तो आसान है, घटाने वाले में क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दे रखा है 10,000 रुपए, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि मैनेजमेंट डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, ठीक। इतना बोल दिया, अब इसमें करें क्या? इसके साथ में आपको डेटर्स दे रखा है लेट से 5 लाख रुपए के, ठीक है। और चलो अभी इतना ही रखते हैं, बैड डेट नहीं डालेंगे, ठीक। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है का क्या मतलब है? कि ये प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है, प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है, तो ये कहां जाएगा? P&L, प्रोविजन 10,000 रुपए, और इस डेटर में से ये प्रोविजन माइनस हो चुका है, तभी तो ये 5 लाख रुपए दिख रहा है ना। ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, चार्ज हो चुका है, ठीक। अब कहता है मैनेजमेंट डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, तो किस वैल्यू पे निकालें 10%? क्लोजिंग वैल्यू पे, ठीक। सरल सा,
तो 5 लाख का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 50,000। एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितना है? तो एडिशनल प्रोविजन कितने का बनाना है? 60। भाई 50 का बनाना है। डिसाइडेड टू मेंटेन, एडिशनल नहीं कह रहा है, डिसाइडेड टू मेंटेन एट द रेट 10%। तो डेटर का 10% ही बना के रखना है। तो डेटर कितना है? 5 लाख, उसका 10% 50,000, और बना कितना रखा है? तो क्या करेंगे? एडिशनल प्रोविजन और यहां क्या करेंगे? 40,000 की 50,000? भाई साहब जब ऑलरेडी बना रखा है 10,000 रुपए का, तो दोबारा क्यों माइनस करोगे? करोगे नहीं ना? करोगे क्या? समझ में आया? ठीक है। हाँ, पहले से नहीं दे रखा है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा, सीधे वहां जाइए। ठीक, और आपकी फाइनल वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक सब साथ हैवी हो गया है? बुक है? एडजस्टमेंट की लाओ, एडजस्टमेंट वाला चैप्टर खोल दो। अरे कोई भी दे दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली, जब भी आप लोग एग्जाम में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है ना, सबसे सरल होता है फाइनल अकाउंट बनाना। सुन लो 2 मिनट, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे? उसको सॉल्व कैसे करोगे, एक बार तरीका देख लो। क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ लिटरेचर दी हुई होगी, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, इंफॉर्मेशन दी होगी। फिर आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ठीक, और उसके बाद आपको दी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन ABCD या 1 2 3 4 जैसे भी, ठीक। क्वेश्चन जैसे ही मिले, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपको दोनों साइड का टोटल चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट सही लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है, पहली चीज, ठीक। अगर नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है, शुरुआत ही इसकी बहुत बेहतरीन हो गई। तो जिधर कम हो उसको सस्पेंस मारो, ठीक है, जिधर कम हो उसको सस्पेंस मारो। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मगर अपने तरफ से एज एन प्रोफेशनल पर्सन आपको सबसे पहले जो आप डेटा इस्तेमाल चेक कर रहे हो, डेटा भी तो चेक करना है कि हमें सही मिला है कि नहीं। तो डेटा की प्रूडेंसी चेक हो गई, ठीक। उसके बाद स्टेप 2, जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप यहां पे मार्क कर लें, ठीक है ना। समझ रहे? ABDE ऐसे जो हेड है, जैसे बोलता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग यहां पे, और ये सैलरी वाला पॉइंट है, यहां लिखा है सैलरी, ठीक है, और यहां कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। तो ये एडजस्टमेंट सैलरी में होना है, तो आप सैलरी के आगे एक छोटा सा ए लिख लो पेंसिल से या पेन से,
ठीक है, ए लिख लिया, ठीक, या उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिखोगे क्वेश्चन पेपर पे तो वो भी टीचर नाराज हो सकता है। तो क्या करो, आप उसको अंडरलाइन कर लो कि इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक। ऐसे करके आप वो सारी पॉइंट्स जिनमें एडजस्टमेंट्स हैं उनको टिक लगा लो। पहला काम हो गया। दूसरा काम, एडजस्टमेंट वाले सारे छोड़ दो। अब जिसमें एडजस्टमेंट है उन सबको छोड़ दो। अब जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है कॉपी आपको मिलेगी ऐसी रजिस्टर टाइप की, ठीक है। कोशिश करना ऊपर नीचे ही बनाओ या अगल बगल के पन्ने पे बनाओ। अगर या तो ऊपर नीचे बनाओ, वो लेंथ ऑफ क्वेश्चन पे आपको पता चल जाएगा कि एक पेज पे बन पाएगा कि 2 पेज पे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड। अगर एक पेज पे बन सकता है तो ऊपर नीचे ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट ऐसे खींच लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगल बगल ज्यादा साफ बनेगा तो एक तरफ ट्रेडिंग पीएल बनाओ, एक तरफ बैलेंस शीट बनाओ, और नीचे जो जगह बचेगी दोनों पेजों में इस पे सारा वर्किंग नोट बना लेना, इस पे सारा वर्किंग नोट बना लेना, ठीक है। अब क्या करना है, जितने बच गए थे उसको एक तरफ से पकड़ना शुरू करो। कैपिटल, ठीक है, फर्नीचर, ठीक, परचेज, सेल, समझ गए। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है इसका फायदा क्या होगा, बिना गोदा गादी के आपका पहले पार्ट का क्वेश्चन पूरा साफ सुथरा टीचर को दिखेगा। जितना इसमें घिचपिच होगी उतना टीचर का मूड खराब होता है, ठीक। उसके बाद जो एडजस्टमेंट आपको शॉर्ट शॉर्ट आता हो, जो एडजस्टमेंट आपको शॉर्ट शॉर्ट आता हो उसको पहले कर डालो, ठीक है। जो थोड़ा कम आता हो उसको बाद में, और जो बिल्कुल ना आता हो उसको तो छोड़ ही देना है, उसको तो एज इट इज उतार देना है। हमें सैलरी वाला नहीं आता, ठीक है, सैलरी यहां पे लिख दो बस। नेट इंपैक्ट हमको पता है क्या होना है, हमें नहीं पता आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी लिख देंगे, हम एडजस्टमेंट नहीं लेंगे ही नहीं। जो सैलरी का फिगर यहां दे रखा है उसको हमें पता है सैलरी कहां जाएगी, P&L में जाती है, तो हम P&L में सैलरी डाल देंगे, बस काम